है ईना कुमारी, डीएड पब्लिक स्कूल सिसरी की। आज इस हिंदी कक्षा में 10वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए नेताजी का चश्मा एक देश प्रेम से ओत-प्रोत कहानी लेकर आई। बड़ा ही प्रेरणा देने वाली यह कहानी है, जिसके रचनाकार हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था 1947 में। उनका बचपन राजस्थान में बीता। राजस्थान में ही उनकी पढ़ाई हुई। वहीं से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वहीं किसी एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य भी किए। बाद में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर आज वो भोपाल में रह रहे हैं और वहाँ पर किसी एक वसुधा नामक पत्रिका का संपादन कार्य कर रहे हैं। इनकी कहानी, ये जाने माने प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं। हिंदी कहानी में इनका नाम काफ़ी चर्चित है। इनकी अब तक 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं और 5 उपन्यास भी। 13 कहानी संग्रह में कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं, जिसमें से एक है आदमी जात का आदमी, आएंगे अच्छे दिन भी। ये सब इनकी बहुचर्चित कहानी है। उसी तरह उपन्यास में भी ईंधन काफ़ी नाम कमाया है। इनकी भाषा शैली लोक प्रचलित खड़ी बोली हिंदी है। ये काफ़ी चुटीले मज़ेदार शब्दों का प्रयोग कर अपनी रचनाओं के माध्यम से पाठकों को समझाते हैं। सहज सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। तत्सम देशज विदेशज शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। आप जो अभी कहानी पढ़ने जाएंगे वो है नेताजी का चश्मा। इसमें भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो विदेशज हैं। चश्मा हो, आइडिया हो, ओरिजिनल हो, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, देशज शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कोई गिराक आया, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। इसमें इनकी कहानी में मुख्य रूप से कौन सा स्वर उभरा है? मुख्य रूप से क्या है? सामाजिक जीवन में जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर जो भेदभाव होता है, उसके विरुद्ध प्रतिकार का स्वर उभरा है। इस कहानी में, नेताजी का चश्मा कहानी में, देश प्रेम की भावना लबालब भरी हुई है। यह कहानी नेताजी का चश्मा, नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस पर है। सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, उन पर आधारित है और इसमें देश प्रेम करने वाले और देशभक्तों के प्रति सम्मान रखने वाले व्यक्ति के विषय में दिया गया है, व्यक्ति के विषय में बतलाया गया है। तो यहाँ पर क्या है? नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा कहानी में चश्मा वाला हमारे देश के करोड़ों नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे देश के करोड़ों नागरिक गुमनाम शहीद, जो कि देश के लिए अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करते गए और देश का नया रूप दिए। तो चश्मे वाला गुमनाम शहीद और हमारे देश के करोड़ों नागरिकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वह प्रतिदिन, अब मैं कहानी सार में बतला रही हूँ, उस कहानी का सार सुनोगे। इस कहानी में चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर हमेशा चश्मा पहना देता था। उसे चश्मे, यह मूर्ति कहाँ बनी थी?
एक कस्बे में, कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर वह मूर्ति बनी हुई थी। चश्मा वाला फेरी वाला था। उसे चश्मे में, उस मूर्ति में सब कुछ सुंदर लगता था। उस मूर्ति से नेताजी का नारा भी याद आता था, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो। ये सारी खूबियां थी उस मूर्ति में, लेकिन एक ही चीज खटकती थी, वह थी कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा हुआ था और देश प्रेमियों को यह आहत करती थी। हर 15 दिन में हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते थे। इस कस्बे से, जिस कस्बे में मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगाई गई थी। नेताजी की मूर्ति, और उस कौतुक की बात यह थी कि उस मूर्ति का चश्मा हमेशा उन्हें बदला हुआ मिलता था। उनसे यह रहा नहीं गया और एक दिन उन्होंने चौराहे पर के पान वाले से पूछ बैठा कि इस मूर्ति का चश्मा कौन बदलता है। तो पान वाले ने बतलाया, एक चश्मे वाला है जो कैप्टन है। दरअसल उसका नाम कैप्टन नहीं था, लेकिन उसके देश प्रेम के जज्बे को देखकर उसे कैप्टन कहा जाता था। वह प्रतिदिन चश्मा बदल देता है। जब कोई ग्राहक को नेताजी की मूर्ति में लगा चश्मा पसंद आ जाता है तो वह नेताजी की मूर्ति से वह चश्मा निकालकर उनसे क्षमा मांगकर ग्राहक को दे देता है और दूसरे फ्रेम वाला चश्मा फिर नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। हालदार साहब हर 15 दिन में वहां से गुजरते थे और उस मूर्ति की ओर ध्यान से देखते थे और चौराहे पर पान वाले की दुकान थी, वहां पर पान खाते थे। उनकी यह आदत हो गई थी, वह हमेशा ऐसा ही करते थे। एक दिन जब वह उस चौराहे से गुजर रहे थे तो फिर मूर्ति का चश्मा बदला हुआ देखा। तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि क्या चश्मे वाला नेताजी का साथी या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। तो पान वाले ने जिस बेफिक्र, लापरवाह प्रवृत्ति में जवाब दिया, उसने कहा, वह क्या फौज में जाएगा साहब, लंगड़ा है, पागल है। हालदार साहब को देशभक्तों का इस प्रकार से मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। तब वह बड़ा ही गहराई से सोचते हैं, बहुत ही गहराई से सोचते हैं, क्या होगा उस कौम का जो देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए देश का सौदा करते हैं। तो उसके बाद एक दिन हालदार साहब फिर उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि उस मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है। पान वाले का दुकान भी बंद था, इसलिए वह पूछ नहीं पाए कि चश्मा क्यों नहीं है। फिर दूसरी बार गए, फिर उन्होंने यही देखा कि चश्मे वाले की, नेताजी के मूर्ति पर चश्मा नहीं है। तो उन्होंने पान वाले से पूछा तो पान वाला बुरा नहीं था, वह पान वाला बुरा नहीं था, भले ही देशभक्तों के प्रति सम्मान प्रदर्शन करने का कोई विशेष महत्व नहीं रखने वाला था, संस्कार और सुसंगति और शिक्षा की कमी थी। पान वाला भाषा होकर कहता है, आंसू पोंछते हुए कहता है, कैप्टन नहीं रहा साहब। यह बात सुनकर हालदार साहब को भी बहुत दुख होता है। उसके बाद उस मूर्ति पर चश्मा
उन्होंने नहीं देखा। जब वो फिर कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरने वाले थे तो उसके पहले ही उन्होंने अपने ड्राइवर को यह कह दिया कि आज उस चौराहे पर गाड़ी नहीं रोकोगे, जीप नहीं रोकोगे, कहीं आगे जाकर पान खा लूँगा। और उन्होंने मन में यह भी ठान लिया था कि आज उस चौराहे पर खड़ी मूर्ति को भी वो नहीं देखेंगे। किंतु आदत से मजबूर, देश प्रेमी, संवेदनशील होने के कारण अचानक उनकी नजर चौराहे पर चली गई और उस मूर्ति पर भी चली गई और उन्होंने चिल्लाकर चीखकर ड्राइवर को कहा, गाड़ी रुक गई। गाड़ी पूरी स्पीड में थी। ड्राइवर गाड़ी को रुका, गाड़ी रुकते वो कूद कर नेताजी की मूर्ति के समीप चले गए। अटेंशन की मुद्रा में, सावधान की मुद्रा में वहां खड़े हो गए और उन्होंने क्या देखा कि उस मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे एक प्रकार की घास होती है, एक किस्म की घास है और वह छोटा सा चश्मा किसी बच्चे ने बनाया था और पहना दिया था। जो हालदार साहब कैप्टन की मृत्यु के बाद सोच रहे थे कि अब देश में देश प्रेमियों की कमी है, अब देश भक्तों का सम्मान करने वाला, महापुरुषों का सम्मान करने वाला कोई नहीं रहा। उस सरकंडे के चश्मे ने उनके हृदय में यह उम्मीद जगा दिया कि देश प्रेम की भावना जगी रहेगी, देश प्रेम की ज्योति जलती रहेगी। तो इस प्रकार से इस कहानी में क्या कहा गया है कि देश प्रेम करना हर देशभक्तों का परम कर्तव्य है। देश प्रेम करना हर नागरिकों का परम कर्तव्य है। और जहां चश्मे वाला बूढ़ा मरियल किस्म का था, लेकिन उसके हृदय में जो देश प्रेम की भावना थी वह उसको, उसकी दिव्यांग को भी छिपा दिया था और उसे शक्तिशाली बना दिया था। देश प्रेम की पावन भावना उस चश्मे वाले के हृदय में छिपी हुई थी। तो देश प्रेम का जज्बा किस प्रकार से मनुष्य को सबल बना देता है। और देश प्रेम करना केवल कोई आयु सीमा में नहीं बंधी हुई है। देश से प्रेम करना, देशभक्तों के प्रति सम्मान का भाव रखना किसी खास पेशे से संबंध नहीं रखता है और ना ही कोई शारीरिक विशेषता की आवश्यकता होती है। इस कहानी में इस बात को दिखाया गया है। उसी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत यह कहानी है। अब मैं आपको यह कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चे ध्यान से सुनोगे। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसे एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी। समझ रही हो कस्बा किसको कहते हैं? गांव से बड़ा, शहर से छोटा। गांव से अधिक आबादी, गांव से अधिक सुविधा जहां रहती है वैसे इलाके को कस्बा कहते हैं। तो उस कस्बे में क्या क्या चीजें थी? एक पक्का मकान, कुछ पक्के मकान थे और एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर। ओपन एयर सिनेमा घर का मतलब
आकाश के नीचे बैठकर सिनेमा देखना, कोई इमारत ना होना। और एक नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। नगर पालिका की अधिकार सीमा के अंतर्गत ये सभी कार्य आते थे। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छे मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं कुछ ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह में और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन की अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला है। तो समझ रहे हो, तो क्या है यहाँ पर नगर पालिकाओं के काम करने के ढंग पर व्यंग किया गया है। नगर पालिकाओं की कार्य सीमा के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? कभी सम्मेलन करा देना, मूर्ति स्थापित करा देना, कबूतरों की छतरी बनवा देना, ये सब नगर पालिकाओं की कार्य सीमा के अंतर्गत आती है। और उसी में एक बार विचार किया गया, निर्णय लिया गया कि नेताजी की मूर्ति चौराहे पर स्थापित कर दी जाए। अच्छे मूर्तिकारों का पता नहीं था और काफी औपचारिकताएं निभाने के बाद नगर पालिका बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने का दौर था। तब ऊहापोह में, असमंजस में, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में उन्होंने किसी पेशेवर मूर्तिकार से नहीं, एक ड्राइंग मास्टर, उस कस्बे के इकलौता स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को यह काम सौंपा। और मोतीलाल ने क्या कहा, क्योंकि जल्दबाजी में करना था उस काम को, बोर्ड की शासन की अवधि समाप्त होने पर थी, तो उसने यह वादा किया कि 1 महीने में बनाकर मूर्ति पटक दूंगा। इसका आशय समझिए, 1 महीने में मूर्ति बनाकर पटक दूंगा, इसका अभिप्राय क्या है? इसमें मोतीलाल, ड्राइंग मास्टर मोतीलाल और नगर पालिकाओं के काम करने के ढंग दोनों पर ही व्यंग किया गया है। ड्राइंग मास्टर मोतीलाल अति आत्मविश्वासी था और बड़बोलापन उसमें देखा गया। उसका लक्ष्य मूर्ति को सुंदर बनाना नहीं था, सुगर प्रभावशाली बनाना नहीं था, किसी तरह बनाकर रख देना था। समझ रहे हो? किसी तरह मूर्ति को बनाकर रख देना था और वह वैसा ही करता है। जबकि एक कुशल पेशेवर मूर्तिकार को मूर्ति बनाने में, प्रभावकारी सुगर मूर्ति बनाने में समय लग जाता है। तो इस प्रकार से ड्राइंग मास्टर मोतीलाल के अति आत्मविश्वास और बड़बोलेपन पर व्यंग किया गया है। समझ रहे हो? जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी के नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी के नोक से कोट के दूसरे बटन तक लगभग 2 फुट की ऊंची।
जिसे कहते हैं बस्ट। समझ रहे हो, बस्ट किसे कहते हैं? कमर के ऊपर तक के भाग की जो मूर्ति है उसे बस्ट कहते हैं। टोपी के नोक से उठ के दूसरे बटन तक की मूर्ति, तो जिसे बस्ट कहते हैं। और मूर्ति सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। मूर्ति सुंदर थी, संगमरमर की मूर्ति थी, सुंदर मूर्ति सुंदर लग रही थी। और उसके बारे में क्या कहा गया? कुछ कुछ मासूम और कमसीन लग रही थी। फौजी वर्दी में नेताजी थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा वगैरह याद आने लगे थे। ये किनका नारा था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का नारा था। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। मोतीलाल द्वारा बनाई गई इस मूर्ति के बारे में कहा गया है, जो चौराहे पर, कस्बे चौराहे, मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर जो मूर्ति स्थापित थी, इस सराहनीय प्रयास था कि कम समय में वह बनाए और उस मूर्ति को देखकर पहचान में आ जाता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये मूर्ति है। केवल एक चीज की कसर थी, उस मूर्ति में एक चीज की कमी खटकती थी। एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। देखोगे, नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा पहना रहा, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। चश्मा था लेकिन संगमरमर का नहीं था। जिस पत्थर से वह मूर्ति बनी थी उस पत्थर का चश्मा नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी एक असली चश्मा उस मूर्ति पर पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। हालदार साहब किसी कंपनी में ऊंचे पद पर थे, कार्यरत थे और उस कस्बे से उन्हें गुजरना पड़ता था कंपनी के काम के सिलसिले में। तो उन्होंने क्या देखा? चौराहे पर पहले पान खाते हैं और उन्होंने मूर्ति को देखा। चौराहे पर जो मूर्ति स्थापित थी उस मूर्ति को उन्होंने देखा और कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा भी है। उन्होंने क्या देखा कि मूर्ति पत्थर की है और चश्मा रियल यानी असली चश्मा पहनाया गया है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। यह हालदार साहब इतना क्यों उस मूर्ति के बारे में सोचे? इससे यह स्पष्ट होता है कि हालदार साहब भी देश प्रेमी थे, संवेदनशील थे, देशभक्तों का सम्मान करने वाले थे, देश प्रेमियों के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले थे। इसलिए वह उस बात को सोचते रहे और उन्होंने कहा कि उनके मन में आया कि इस मूर्ति के रंग रूप का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। आजकल लोग देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं, देश प्रेमियों का मजाक उड़ाते हैं।
दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। हालदार साहब देश प्रेमी थे। देश प्रेमी होने के कारण जब उस कस्बे से गुजरते थे तो चौराहे पर रुककर पान खाना और उस मूर्ति की तरफ ध्यान देना, ये दोनों उनकी आदत बन गई थी। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा दूसरी बार कि ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि मूर्ति बनाने वाला तो भूल गया चश्मा बनाना या उससे टूट गया बनाते बनाते, जो भी हो, लेकिन जब असली चश्मा पहनाया गया तो वह चश्मा भी हमेशा बदला हुआ क्यों मिलता है। तो पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार की फ्रेम वाला गोल चश्मा। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती क्योंकि वो संगमरमर की बनी हुई है, पत्थर की बनी हुई है, लेकिन चश्मा असली चश्मा है, वह तो बदला जा सकता है। फिर क्या उन्होंने देखा, तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय उठा, देखोगे तत्सम शब्दों का प्रयोग, दुर्दमनीय हो गया, दबा पाना मुश्किल हो गया, दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो जब उनका कौतूहल मतलब जिज्ञासा, दुर्दमनीय यानी दबने लायक नहीं रहा, तो वो पान वाले से पूछ बैठते हैं। कौन सी जिज्ञासा जो दब नहीं पाई। चौराहे पर जो नेताजी की मूर्ति थी, उस मूर्ति का बार बार चश्मा बदलता देखकर उनके मन में यह जिज्ञासा हुई कि आखिर यह कौन करता है, इसे पूछा जाए। पहली बार वो सोचते हैं कि चलो भाई, जैसे चश्मा असली है तो बदला जा सकता है, कपड़े पत्थर के बने हैं, संगमरमर का है मूर्ति तो कपड़ा नहीं बदल सकता, चश्मा तो बदला ही जा सकता है। लेकिन बार बार नया चश्मा देखकर, नए फ्रेम वाले चश्मे को देखकर उनके मन में जिज्ञासा, तो उन्होंने क्या किया, पान वाले से पूछ बैठा, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। और वह पूछते हैं किससे, पान वाले से, कि हर बार यह चश्मा नेताजी का बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, देखो ये पान वाले का रेखा चित्र है। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब सुनोगे, यहाँ पर पान वाले का रेखा चित्र दिया गया है। रेखा चित्र किसे कहते हैं? रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी रूपांतर है। जैसे चित्रकला, रेखाओं से वस्तु, व्यक्ति, दृश्य को बनाया जाता है, उसी प्रकार से शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य को दिखाया जाना रेखा चित्र कहलाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य को शब्दों के माध्यम से चित्र खींचना रेखा चित्र होता है।
तो यहाँ पर पान वाले का रेखा चित्र खींचा गया है। वह कैसा है? पान वाला कैसा है? उसके मुंह में पान ठूसा रहता है, काला है, मोटा है, खुशमिजाज आदमी। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। वह आंखों ही आंखों में हंसता है। उसकी तोंद थिरकती है। देख रहे हो रेखा चित्र है ना? उसकी तोंद थिरकती है। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो हालदार साहब क्या पूछते हैं, क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। तो पान वाले ने क्या बतलाया? चश्मा कौन बदलता है नेताजी की मूर्ति का? तो कैप्टन चश्मे वाला। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तब देखोगे पान वाले ने किस प्रकार से हालदार साहब को समझाया कि कैप्टन चश्मे वाला किस प्रकार से उस मूर्ति का चश्मा चेंज करता है, बदलता है। देखो कितना विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। चेंज करना, आइडिया। तो यहाँ फिर देखो क्या कहते हैं, कोई गिराक आ गया समझो। देखो गिराक, ग्राहक को क्या कह रहे हैं पान वाला? कोई गिराक आ गया समझो। उसको चौड़े चौखट चाहिए। कोई गिराक यानी ग्राहक आ गया और उसको चौकोर चौखट चाहिए यानी चौड़े फ्रेम चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? किधर से लाएगा? कैप्टन किधर से वह फ्रेम लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। मूर्ति वाला चश्मा का फ्रेम किसी ग्राहक को पसंद आ गया तो वह उस ग्राहक को मूर्ति वाला चश्मा उठाकर दे देता है और दूसरा बिठा देता है। दूसरा बिठा देना मतलब दूसरा चश्मा नेताजी की मूर्ति पर पहना देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। अब हालदार साहब को बात समझ में आ गई कुछ कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। वह एक दुकानदार है, चश्मा बेचने वाला है, जो ग्राहक को पसंद वाला चश्मा जो फ्रेम पसंद करता है, यदि वह नेताजी की मूर्ति में वह फ्रेम वाला चश्मा लगा है और उसके पास नहीं है तो वह उस चश्मे को नेताजी की मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता है, लेकिन बिना चश्मा का मूर्ति को नहीं रखता है, दूसरा चश्मा पहना देता है। इससे क्या पता चलता है? चश्मे वाले में देश प्रेम की भावना लबालब भरी है। बिना चश्मे का नेताजी की मूर्ति उसके देश प्रेम की भावना को आहत कर देती है। समझ रहे हो? देश प्रेम की भावना उससे आहत होती थी, इसलिए वह दूसरा चश्मा फिर पहना देता था। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, जैसा कि पान वाले ने कहा कैप्टन चश्मे वाला, इसलिए वो समझते हैं कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, चोट पहुंचाती है, उनके देश प्रेम की भावना को ठेस पहुंचाती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। देखो अभी तक क्या हालदार साहब समझ रहे हैं कि अपनी छोटी सी दुकान में,
चश्मे वाला अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। गिने चुने फ्रेम है उसमें से वह उसमें फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है, हवलदार साहब अब समझ गए और वह उस बात को कर रहे हैं, लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार यानी जरूरत होती है, वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, हो क्या आइडिया है, समझ रही हो। उसके बाद क्या है, वह क्या करता है, दूसरा ला करके दे देता है। तो यहाँ पर सुनोगे, नेताजी की मूर्ति से चश्मा उतारने के समय चश्मा वाला क्या करता है, नेताजी की मूर्ति, सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है उससे क्षमा मांगता है, उसे क्षमा मांग लेता है चश्मा उतारने के समय, क्योंकि यह अशिष्ट कार्य उसे लगता है, यह गलत कार्य उसे लगता है। लेकिन बेचारे के पास सीमित चश्मा है, सीमित फ्रेम का चश्मा है, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ता है। फिर भी देश प्रेम की भावना से लबालब भरी हुई है, उतारता है, क्षमा मांगता है उतारने के समय, और फिर गिने चुने जो उसके पास चश्मे हैं उसी में से कोई वहां पहना देता है, नेताजी की मूर्ति पर पहना देता है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। अब देखो पाठ इस शीर्षक पर आ गया है, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। नेताजी का जो चश्मा है वह ओरिजिनल असली चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था, देखो पान वाला ऐसे ही पान खाता था, दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वो फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसके नीचे पीठ थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी, समझ रहे हो। तो पान वाला देशभक्तों के प्रति सम्मान प्रदर्शन करने का कोई विशेष महत्व नहीं रखता था, उसको देश प्रेम की भावना नहीं थी, लेकिन वो बुरा नहीं था, वह बड़े लापरवाह अंदाज में बोलता है कि शायद मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया। ये कितनी बड़ी बात थी, देश प्रेमियों को चोट पहुंचने वाली बात थी। हवलदार साहब वैसे ही थे, देश प्रेमी थे, संवेदनशील थे, इसलिए उन्हें बड़ा दुख होता है। पान वाला तो हंसकर कह देता है, लेकिन उनका हृदय द्रवित हो जाता है, उनके हृदय को, उनके देश प्रेम की भावना को चोट पहुंचती है। तो अभी यहाँ तक तुम लोग समझे, तो इसमें क्या क्या दिया गया है कि कस्बा किसे कहते हैं, कौन, और कस्बे में किनकी मूर्ति स्थापित है ना। कस्बे में चौराहे पर किनकी मूर्ति स्थापित है, चौराहे पर जो मूर्ति स्थापित है उसमें कौन सी चीज बहुत अधिक खटकती है, समझ रहे हो। और हवलदार साहब उस कस्बे की तरफ से क्यों गुजरते थे। पान वाले का रेखा चित्र कैसा है, पान वाले का रेखा चित्र तो इस प्रकार से हवलदार साहब का तुमने परिचय समझा।
पान वाले के बारे में समझा और चश्मे वाले के बारे में भी समझ गए हो। ठीक है, अब दूसरी बारे में बताऊंगी।